नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा सीधी बात सेगमेंट है। यहाँ पर बातें होती हैं बिना घुमा फिरा के। और आज हमारा विषय है दिल्ली चुनाव में हुई योगी आदित्यनाथ की एंट्री। दोस्तों, अगर हम इस बार देखें तो दिल्ली का चुनाव देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। इस बार भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों प्रयास कर रहे हैं कि वह दिल्ली में अपनी सरकार स्थापित कर लें। ऐसे में भाजपा ने वर्तमान समय में अपने सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के चुनाव में उतार दिया है। अब उनके चुनाव में आते ही दिल्ली के चुनाव में हिंदुत्व का तड़का लगेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इस बार थोड़ा बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। पिछले लगभग 12 साल की चुनावी राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने जाति और धर्म की राजनीति लगभग नहीं के बराबर की है, लेकिन इस बार जैसा माहौल बना है वह धर्म की राजनीति पर आते हमको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अरविंद केजरीवाल होना तय है। इस पर करेंगे आज चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति इस बार बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल अपने किले में घिरते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उनकी राजनीति अगर आप देखेंगे 2013, 2015, 2020 लगातार उन्होंने दिल्ली की राजनीति में अपनी धाक जमाई है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली की विधानसभा में सब कुछ केजरीवाल केजरीवाल ही होता है। जनता उनको लगातार पसंद करते आई है, लेकिन इस बार की राजनीति में यह लग रहा है कि वह कहीं घिर चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों उनको उनकी सीट पर भी और दिल्ली के पूरे क्षेत्र में घिरते हमको दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल के घिरने के पीछे कुछ कारण हैं। पहले उस पर चर्चा करेंगे, फिर आएंगे योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि यहां से हमको समझ में आएगा कंटेक्स्ट योगी आदित्यनाथ के उस भाषण का। अगर आप दिल्ली की राजनीति को देखेंगे तो यहां पर अरविंद केजरीवाल ने 2013, 15 और 20 में एक नए नैरेटिव को यहां पर गढ़ा था, जिसे आगे चल के भारतीय प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर कहा था। इस राजनीति को शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल थे, और चाहे न चाहे बीजेपी को अंत में उसी बैटल ग्राउंड में आना पड़ा जिसका वह मजाक उड़ाते थे, वह था रेवड़ी कल्चर। इस बार भाजपा ने भी अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर लड़ते हुए दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन की बात कर दी है। लेकिन यह फ्री के चक्कर में दिल्ली की कुछ समस्याएं भी बढ़ी हैं। दिल्ली में वर्तमान हालात अगर आप देखेंगे रोड की, तो वह काफी खराब है। अगर हम लुटियंस दिल्ली को छोड़ दें तो बाकी जो दिल्ली के एरिया हैं वहां पर हमको सड़कों की समस्याएं देखने को मिलती हैं। वहीं पर अगर हम सफाई की बात करें तो फिर वही बात, लुटियंस दिल्ली को छोड़ा जाए तो बाकी जगहों में दिल्ली में सफाई की स्थिति क्या है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी आप राहुल गांधी के उस ट्वीट को याद करिए जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए एक नाले की समीक्षा की थी और कहा था कि वह दिल्ली को पेरिस बनाने चले थे और यह क्या बना के रख दिया है। तो अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में तो फ्री का मुद्दा है, जातीय और वहां का जो सामाजिक समीकरण है वह जा रहा है, लेकिन विरोध में जा रहा है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। इसमें खासकर दिल्ली में सड़क, सफाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख है। देखिए, अभी तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में सब कुछ अपने मन से करते चले आए हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल में उनके हाथ में एमसीडी भी आ गया है। ऐसे में दिल्ली में सफाई का ना होना इसका ठीकरा अब वह भाजपा पर नहीं फोड़ पा रहे हैं, क्योंकि एमसीडी में 2.5 साल से अरविंद केजरीवाल अपना नियंत्रण रखें। आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार बनी है, इस वजह से उनके खिलाफ 2 एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। एक वहां पर जो दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वह भी, और उसके अलावा दिल्ली में उनकी सरकार 10 साल से चल रही है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो आना लाजमी है। और रही सही कसर भ्रष्टाचार के मुद्दे ने यहां पर पूरा कर दिया है। अब यह भ्रष्टाचार का मुद्दा इसलिए यहां पर सामने आ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उस युग में राजनीति शुरू की जहां पर नेताओं के भाषण जनता के बीच में नैरेटिव सेट करते हैं। उनका वह भाषण आज भी उनके खिलाफ जा रहा है। जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और कहा कि ना मैं बंगला लूंगा, ना गाड़ी, ना सुरक्षा, और अगर किसी पे आरोप लगते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल इन सभी चीजों से इस समय घिरते नजर आ रहे हैं। बंगला लिया, गाड़ी ली, सुरक्षा लिया, और जब आरोप लगे तो जेल में रहकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद का त्याग भी नहीं किया। जनता इस बारे में उनसे सवाल पूछ रही है।
इस वजह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में कहीं ना कहीं यह समस्या आ रही है कि वह अपने ही बनाए मुद्दों पर घिरते नजर आ रहे हैं। इस वजह से इस बार वह जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति करते हमको दिखाई दे रहे हैं। जाति की राजनीति उन्होंने शुरू की प्रवेश सिंह वर्मा पे, जो उनकी टिप्पणी थी, जो उनके खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, जब उन्होंने कहा कि प्रवेश सिंह वर्मा देशद्रोही हैं। प्रवेश सिंह वर्मा जाट समाज से आते हैं, ऐसे में उन्होंने इस बात को जाट समाज की ओर मोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर घिरे और फिर उन्होंने जाट समाज के लिए आरक्षण की बात कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि केंद्र सरकार ने यहाँ पे जाट समाज के साथ न्याय नहीं किया है। तो यह उनकी जाति की राजनीति की शुरुआत थी। अच्छा, इसके बाद आते हैं धर्म की राजनीति में। इस बार अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि पुजारियों और ग्रंथियों को हम देंगे मासिक सैलरी, जैसे कि दिल्ली में मौलानाओं को मिलती है। हाँ, यह अलग बात है कि मौलानाओं ने अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कि उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। इसके अलावा राम मंदिर मुद्दे को लेकर उनका एक भाषण बड़ा फेमस है, जहां पर उन्होंने कहा था कि उनकी दादी कहती थी कि हमारा देवता ऐसा नहीं है जो किसी की मस्जिद तोड़कर वहां पर मंदिर बनाएगा, और उनका स्वास्तिक को झाड़ू मारता हुआ वह ट्वीट भी लोगों को याद है। लेकिन अब वह राम मंदिर मुद्दे को लेकर कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने लगभग 90,000 श्रद्धालुओं को यहां पर दर्शन करवाए हैं राम मंदिर के, और अभी वह एक पॉडकास्ट में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाई दिए, जहां रामायण की बात करते दिखाई दिए। अलग बात है, उस मुद्दे पर वह घिरे जब उन्होंने मारीची को रावण के थ्रू जोड़ दिया, मतलब मारीची और रावण पे वह कंफ्यूज हुए। उन्होंने कहा कि रावण स्वर्णमिग बनकर आया था। अब यहां से एंट्री होती योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि अगर देश में हिंदुत्व राजनीति का कोई सबसे बड़ा चेहरा है वर्तमान समय में, तो वह योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ अभी प्रयागराज में कुंभ का आयोजन करवा रहे हैं, क्योंकि 144 साल बाद यहां कुंभ लगा है। ऐसे में इस समय योगी आदित्यनाथ पूरे देश में छाए हुए हैं। और अभी जब पूरी कैबिनेट ने संगम में स्नान किया और वहां पे जल क्रीड़ाएं देखी लोगों ने, तो एक बात स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर संगम में पानी काफी शुद्ध है। यह लेकर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर 6 महीने की बात करें तो देश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत प्रमुखता से उभरा है, खासकर उनका बटोगे तो कटोगे। लेकिन जब दिल्ली में वह एंट्री लिए तो यहां पर उन्होंने यमुना को लेकर बात कही कि यमुना में अगर अरविंद केजरीवाल की हिम्मत है तो वह अपने कैबिनेट साथ नहा कर दिखाएं, मैं तो गंगा में स्नान करके आया हूं। तो इस तरीके से उन्होंने यमुना पे अरविंद केजरीवाल को घेरा। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सभी मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी तकरार हमें देखने को मिली, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली की स्थिति इस समय खराब है। ओखला का जो क्षेत्र है वहां की स्थिति इतनी बुरी है कि लोग वहां से उठकर अब नोएडा आने लगे हैं, और कई सारे लोग एनसीआर में रहना चाहते हैं, ना कि एनसीटी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में। और एनसीआर के कई सारे क्षेत्र जो हैं वह उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा इसके अंतर्गत आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ ने यहां पर इस मुद्दे पर घेरा है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई सारी बातें की कि ये यहाँ आके बिजली कटने की बात करते हैं, और यूपी में 10 घंटे ही बिजली आती है, यूपी में सड़क की स्थिति बहुत खराब है, स्कूल बहुत खराब है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच में होने वाली है चुनावी तकरार। अब बात यही है कि लगभग केजरीवाल 11 साल से मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ लगभग 7.5-8 साल से मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में मुकाबला तो बनता है। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के मुद्दे को उस तरीके से नहीं उठाया जैसे वह जाने जाते हैं। उन्होंने अपने भाषण को 90% रखा विकास की स्थिति में, केवल 10% बात रखी उन्होंने हिंदुत्व की। और उनका सबसे फेमस नारा बटोगे तो कटोगे यहां पर बोला ही नहीं गया। हाँ, सिंबोलिज्म के फॉर्म में पीछे लगाया गया था, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। जनता ने कई बार आवाज बोली बटोगे तो कटोगे, पर योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को यहां पर नहीं उठाया, कि भाजपा ने 2 बार इस पर मात खाई है, 2015 और 2020, जब हिंदुत्व के मुद्दे पर वह लड़े थे। 2020 तो पूरे तरीके से भाजपा का जो चुनावी अभियान था दिल्ली का, वह पूरे तरीके से हिंदुत्व पर आधारित था। याद करिए अमित शाह का वह भाषण कि बटन यहां दबाओगे और आवाज जाएगी पाकिस्तान तक। शाहीन बाग के मुद्दे को उन्होंने यहां पर उठाया था, दिल्ली दंगे के मुद्दे उठे थे, और अनुराग ठाकुर का वह बयान कि देश के गद्दारों को, उसके बाद जो उन्होंने कहा था वहां पर, जो आगे चल के चुनावी मुद्दा बना था।
दिल्ली में बटोगे तो कटोगे के सक्सेसफुल होने का बहुत कम अनुमान है। इसके पीछे कारण हम समझते हैं क्यों योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इस बात को नहीं उठाते हमको दिखाई दे रहे हैं। क्या पता आगे वो उठा ले, लेकिन हम फिलहाल इसकी बात करते हैं कि अभी तो उन्होंने यहाँ पर इस बात को नहीं उठाया है। कारण यह है कि दिल्ली में हर क्षेत्र के लोग रहते हैं, हर पंथ हर जाति के लोग रहते हैं और कमोबेश सबकी संख्या एक जैसी है। जो योगी आदित्यनाथ का 80-20 का स्टेटमेंट है वह यहाँ पर लागू होते दिखाई देता नहीं है। ऐसे में बटोगे तो कटोगे यहाँ पर ध्रुवीकरण भाजपा की ओर नहीं करेगा, आम आदमी पार्टी की ओर करते दिखाई दे जाएगा। हो सकता है ऐसे लोग जो आम आदमी पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हो लेकिन वह भाजपा के पक्ष में भी ना हो तो वह कांग्रेस की ओर जाएंगे। अगर इस नारे की वजह से वह इसमें आ गए कि नहीं कांग्रेस तो यहाँ पर जीतेगी नहीं, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, तो यह भाजपा के खिलाफ यहाँ पर जाता हमको दिखाई दे सकता है। यह भी वजह है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बटोगे तो कटोगे का मुद्दा उठाते हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि योगी स्वयं में हिंदुत्व का एक चेहरा है और प्रयागराज महाकुंभ इस बार इस बात को इस पूरे माहौल को सेट करते हमको दिखाई दे रहा है कि इस बार हिंदुत्व का मुद्दा देश की राजनीति में प्रमुखता से छाएगा। तो प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ, योगी आदित्यनाथ का चेहरा, यह दोनों हिंदुत्व को ही इंडोर्स कर रहे हैं। ऐसे में इस बात को अपने मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहीं अगर ज्यादा पोलराइजेशन के साथ गए भाजपा वाले चुनाव में तो उसका खामियाजा उनको ना भुगतना पड़े। जो चुनाव अभी थोड़ा बहुत त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, अगर वह आमने सामने का हुआ तो शायद 98, 2003, 2008, 15 और 20 यहाँ पर आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे। और भाजपा को लग रहा है इस बार मौका है यहाँ पर अपनी सरकार बनाने का, क्योंकि 98 में वह चुनावी हार जो उनकी हुई उसके बाद से आज तक वह यहाँ पर सत्ता पर स्थापित नहीं हो पाए हैं। बाकी दोस्तों हम चर्चा करते रहेंगे योगी आदित्यनाथ की एंट्री का क्या पड़ेगा प्रभाव, इस पर भी डिटेल वीडियो हम लोग एक बार करेंगे और जानेंगे 2020 में योगी आदित्यनाथ की 14 रैली किन किन क्षेत्रों में क्या प्रभाव डाली थी। तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।